शुरू करते हैं कि महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट हैज बीन रिसेंटली अमेंडेड. Recently means about 2 years back, and it has introduced a separate chapter for housing societies. And this is a very unique feature for the housing societies, in the sense that महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी चैप्टर में बैंक के लिए एक सेक्शन है अलग सा, एक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज के लिए अलग सा सेक्शन है, भूविकास बैंक के लिए भी एक अलग सा सेक्शन है. पर हाउसिंग सोसाइटी जो आज हाउसिंग सोसाइटी जो अभी महाराष्ट्र में 1 लाख के करीब हाउसिंग सोसाइटीज है, पर फिर भी उनके लिए कोई अलग सा इसमें एक चैप्टर नहीं था. वही एक जेनरिक और यूनिवर्सल जो एक्ट है वो सभी सोसाइटी को एप्लीकेबल था. तो एक इसके लिए नया फीचर है कि ये जो चंक ऑफ सोसाइटीज, दैट इज अबाउट 50% ऑफ सोसाइटीज आर हाउसिंग सोसाइटी. तो महाराष्ट्र में तकरीबन 2.5 लाख सोसाइटी है, उसमें से 1 लाख से भी ज्यादा हाउसिंग सोसाइटीज है. और वो हाउसिंग सोसाइटी में भी 90% से ज्यादा फ्लैट टाइप सोसाइटीज है. तो इनके कई अलग अलग प्रॉब्लम थे, कुछ समस्याएं थी जिसके लिए कानून में कुछ बदलाव करना जरूरी था. तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये नया चैप्टर इस कानून में लाके काफी एक ऐसे मैं इसे कहूंगा कि एक क्रांतिकारी एक डिसीजन हुआ है और इसका फायदा हाउसिंग सोसाइटीज को होगा. तो अभी शुरू करते हैं. ये हाउसिंग सोसाइटी चैप्टर में काफी चीजें हैं, तो काफी चीजें रिविजिट की गई है. ये तो जनरल एक्ट में पहले से भी थी, पर एक अलग से इसमें डाली है और ये हाउसिंग सोसाइटी के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया. तो जॉइंट मेंबर की इसमें डेफिनेशन आती है. पहले डेफिनेशन हम देख लेंगे. तो पहले डेफिनेशन आती है जॉइंट मेंबर की. व्हाट द जॉइंट मेंबर मीन्स? जॉइंट मेंबर मीन्स अ पर्सन हु हैज जॉइनिंग इन एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ हाउसिंग सोसाइटी और subsequently registered as a person who is duly admitted to membership after its registration. Now the definition is very clear. Please pay attention. The words are very important. Joint member and the member has to hold share, right, title and interest in the flat jointly, but whose name does not stand first in the share certificate. That is joint member. So member and joint member have to have right, title and interest in the property. राजू भाई, प्रोविजनल मेंबर का भी इसमें डेफिनेशन दिया गया है. ये भी बहुत यूनिक फीचर है, काफी नया प्रावधान आया है. तो ये क्या है प्रोविजनल मेंबर? प्रोविजनल मेंबर से पर्सन हु इज ड्यूली एडमिटेड एज मेंबर ऑफ सोसाइटी टेम्पररली आफ्टर डेथ ऑफ अ मेंबर ऑन द बेसिस ऑफ नॉमिनेशन till the admission of legal heir or heirs as the member of the society in place of deceased member. नाउ देखिए झगड़ा कहाँ था सोसाइटी में. नॉमिनल मेंबर कहते थे कि नॉमिनेटेड पर्सन कहता था कि मुझे मेंबर करो मेंबर करो मेंबर करो, बट ही वाज नॉट इंटरेस्टेड और ही वाज नॉट एबल टू प्रूव इन टाइम हिज लीगल हेयरशिप और सक्सेशन टू द प्रॉपर्टी. सो द इस बीच में जो लटका हुआ मसला था, इसको हल करने के लिए ये प्रोविजनल मेंबर का कंसेप्ट लाया गया. तो प्रोविजनल मेंबर में क्या होता है? व्हेन अ मेंबर डाइज, हिज नॉमिनी shall apply for membership and he will be given or granted provisional membership till he proves that he is a legal heir or legal heirs come on the record and claim the property, and then they will become member and provisional member will be removed. So this is an interim arrangement for provisional membership. This is a very good thing which should have occurred earlier. अभी ये भी नया प्रोविजन आया है 154B5, जिसमें लिखा गया है कि लिमिट ऑन मेंबरशिप. हाउसिंग सोसाइटी शैल नॉट एडमिट टू इट्स मेंबरशिप persons exceeding the number of flats or plots as the case may be available for allotment in the. अभी देखिए क्या होता था, ये तो इसी में तो नहीं हुआ फ्लैट टाइप में, परंतु प्लॉट टाइप में जो भूखंड वाले सोसाइटी रहते हैं उसमें हमने देखा है कि काफी मेंबर, फ्लैट है 100 और मेंबर है 200.
ऐसा हुआ करता था। तो झगड़े भी हुआ करते थे, काफी मसले चलते रहते थे, तो ये लिमिट अच्छा आया है। आगे, तो हाउसिंग सोसाइटी कैन नॉट एंड शैल नॉट एडमिट more than the numbers of units available for members. So number of units will be equivalent to the number of members. Of course, in few cases there would be joint member as well as member, but a membership cannot be granted unless there is a plot or a flat for that person. This is very good. Restriction on transfer of share or interest of a member. Subject to the provisions of this act, in case of housing society, no transfer of share or interest of a member or a occupancy right except the transfer of his heir or nominee shall be effective unless, ये भी नया प्रोविजन है, पहले नहीं था, unless the dues of housing society are paid. The transferee acquires membership of the house cooperative society in due course of time, provided that the transfer of share or interest in respect of lease hold properties shall be governed by the terms of that lease, that is proviso, provisional condition. फिर पहले कहा था कि एक मेंबर दूसरे आदमी को प्रॉपर्टी बेच के, फ्लैट बेच के, सोसाइटी का ड्यूज बाकी रख के चला जाता था और सोसाइटी उसको ढूंढती रहती थी, ये मिलता नहीं, कहाँ गया कहाँ गया, और नया मेंबर बोलता था मुझे कुछ पता नहीं भाई, वो आप हमसे ले लो। तो इसके लिए अभी कानून में ये प्रोविजन आया है कि ट्रांसफर, शेयर विल नॉट बी ट्रांसफर, प्रॉपर्टी मे बी ट्रांसफर, प्रॉपर्टी मे बी occupied by incoming person, but membership will not be transferred unless all dues of housing societies are paid. The transferee applies and acquires membership of the cooperative society in due course of time. तो होता रहता है, पर अभी ड्यूज का एक अच्छा प्रोविजन आया है, तो somebody has to pay, either the outgoing member or the incoming person has to pay and then become member. Before that they have to clear the accounts. जैसे हम जैसे कारपोरेशन में भी कोई हमें काम करवाना है, क्या करना है, तो सारे प्रॉपर्टी टैक्स के पैसे देने पड़ते हैं, पानी पट्टी के पैसे देने पड़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के पैसे देने पड़ते हैं। उसी तरह हाउसिंग सोसाइटी के ड्यूज को एक कानूनी जामा पहनाया गया है और ये ड्यूज क्लियर किए बगैर मेंबरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। अभी ये भी नया आया है, अच्छा प्रोविजन है, राइट्स ऑफ मेंबर्स टू इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट्स। Every member of a society shall be entitled to inspect free of cost the society's office of during office hours of any time fixed for the purpose of the society. Copy of the act, rules, bylaws, loss audited balance sheet, profit and loss account, list of members of the committee, register of members, minutes of general meeting, minutes of committee meeting, and those portions of the books records in which each transaction with the society has been recorded. So this is 154B8. New provision has appeared in the act. पहले था सेक्शन 32 और सेक्शन रूल 27 था, जिसमें मेंबर्स को ये सभी राइट थे, पर अभी इसी में ये स्पेशली हाउसिंग सोसाइटीज के लिए सेक्शन बनाया गया। अभी देखिए सेक्शन 154B9 में लिखा गया है रिमूवल ऑफ अ मेंबर। When a person arises, a question arises in respect of a membership of person as to whether he has been duly admitted to the membership or has been admitted in the violation of provisions of section. Registrar may suo motu or on an application shall decide such question within 3 months. तो पहले भी ये सेक्शन 11 में कानून में पहले से था, जैसे कोई शुगर फैक्ट्री है या कोई अर्बन क्रेडिट सोसाइटी है, जिसमें इलेक्शन से पहले मेंबर बना के, तो जिसका लैंड भी नहीं है, कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है, तो उनको मेंबर बनाया जाता था और ये मेंबरशिप बायलॉज का वायलेशन करके बहाल की जाती थी। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको मेंबरशिप लिस्ट से निकालने के लिए सेक्शन 11 में प्रोविजन था, और वही प्रोविजन इसमें हाउसिंग सोसाइटी में भी किया गया है कि किसी को, जैसे कि किसका कोई प्रॉपर्टी फ्लैट नहीं है, तो ऐसे लोगों को निकालने के लिए सेक्शन है। आगे
सेक्शन 154(b)(10 ये नया आया है, पहले नहीं था। कानून में कोई ड्यूटीज मेंबर्स के क्या है वो बताया नहीं गया था, तो अभी ये बताया गया है, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ मेंबर। A member shall be entitled to exercise such rights as provided in the Act. Every member of a housing society, whether registered before the MCS Act ordinance or after, shall have the rights, and he shall be issued a certificate of allotment of cooperative housing society under its seal and signature as form as may be prescribed. तो dwelling unit का जो allotment है तो वो अभी हाउसिंग सोसाइटी करेगी। पहले तो ये बिल्डर करते थे, आपको ये दिया गया वो दिया गया, तो अभी सोसाइटी कर सकती है, तो ये प्रोविजन आया है। आगे राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ मेंबर्स कंटिन्यूड, सेक्शन 10। तो सब्जेक्ट टू टीपी एक्ट 1882 एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, एनी अलॉटमेंट ऑफ अ प्लॉट एंड लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ सोसाइटी its members as per terms of allotment shall entitle such member to hold such plot or dwelling unit with such right title interest as the case may be। तो ये जो राइडर है टीपी एक्ट वाला, तो ये इम्पोर्टेंट है। जैसे कि सोसाइटी को वही प्लॉट अलॉट करेगी जिसका आप ओनर है। चेयरमैन की मर्जी से कोई दूसरा प्लॉट या जिसने कोई प्लॉट लिया ही नहीं, उनको तो प्लॉट नहीं दिया जाएगा। तो ये है, except when there is a contract to the contrary, a member of a society shall, again, next slide please, not be entitled to any title or interest in any plot or land dwelling unit in a building of a housing society until he has made such payment as may be specified by the cooperative society towards cost of such plot। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउसिंग सोसाइटी में आपको प्लॉट लेना है, जो लैंडेड सोसाइटी है उनमें से कोई प्लॉट लेना है, तो इसके पैसे आपको देना जरूरी है, उसके बगैर अलॉटमेंट नहीं हो। ये क्लियर कट लिखा गया है, पहले इसमें थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं था, तो ये अभी क्लैरिटी आ गया है। नो मेंबर शैल बी एलिजिबल फॉर बीइंग अपॉइंटेड, नॉमिनेटेड, इलेक्टेड, कोऑपरेटेड और फॉर बीइंग मेंबर ऑफ सोसाइटी इफ ही इज अ डिफॉल्टर ऑफ द सोसाइटी। तो ये भी नया प्रोविजन आ गया है को सोसाइटी का इलेक्शन में पार्टिसिपेट होने के लिए परमिशन नहीं था, यानी कि अ डिफॉल्टर मेंबर कुड नॉट बिकम अ कमिटी मेंबर, दैट प्रोविजन वाज देयर। देन लेटर ऑन इन 2013 a provision was added in the Maharashtra Cooperative Societies Act that a defaulter shall not vote, ये भी आ गया। अभी इसी में ये आ गया कि a defaulter of a housing society shall not be allotted the plot or the flat, ये नया प्रोविजन आ गया। सो तीनों बातें आ गई अभी। A defaulter cannot become a committee member, a defaulter cannot participate in the voting process of a society. Voting process includes election happening every 5th year और जनरल बॉडी मीटिंग जिसमें वोट लिए जाता है, वो भी वही, उसी को भी वोटिंग ही कहता है। While passing the resolution, defaulter cannot participate। ये तो बहुत क्लियर और अच्छा प्रोविजन आया है। तो सेक्शन 154(b)(10 में आगे जो 5 नंबर पे राइट्स एंड ड्यूटीज में डिफाइन किया गया है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द मेंबर ऑफ द सोसाइटी टू पे द ड्यूज विद इन टाइम एज डिसाइडेड बाय द जनरल बॉडी मीटिंग। तो विद इन टाइम भी इंपॉर्टेंट है। मैं तो पैसे दूंगा, मैं उसका इंटरेस्ट भी दूंगा, पर टाइम पे नहीं दूंगा तो सोसाइटी क्या करेगी? तो ये भी ड्यूटी में डाला गया है। अभी ड्यूटी का कोई वायलेशन करता है तो रिकवरी के लिए काफी प्रोविजन है, वो अलग सी बात है, पर ड्यूटी इज अ सॉर्ट ऑफ मोरल ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ द मेंबर आल्सो। अभी बहुत अच्छा दूसरा प्रोविजन आ गया है, मेंबर शैल वैकेट द फ्लैट when required for redevelopment of the building or buildings of the society as decided in general body meeting. So a society decides to redevelop a property, but few members are very recalcitrant members and they resist the redevelopment or the resist the change to the last possible moment.
Now the majority has already passed resolution, has already decided to redevelop the building, but this fellow is not vacating the flat. And how to go by? So the duty has been cast upon the member to vacate the flat when general body meeting goes for redevelopment. He cannot say that I have not voted for redevelopment, I have opposed for the redevelopment, or I don't like this builder, whatever he may say, but he will have to vacate the flat. That is a duty cast upon him. The member shall perform his duties as provided in the acts and rules and bylaws. Now let us look at the word. Act is there already. Already rules are there which are framed by the government. Act is passed by the legislature, and bylaws are framed by the general body of a housing society as based upon the model bylaws. So if a housing society considers it necessary to cast additional duties on the members, they can do so by way of amendment to their own bylaw, like entering from a certain gate. It would be the duty of the member to enter through a particular gate, in gate, and do not enter through exit gate. That kind of, or a duration of a lift, two lifts. If there are two lifts, one lift will be kept on rest mode for certain hours during when there is not peak hours, or any kind of model duty can be imposed by a society, or to suit their local situation. Bylaws can also have additional duties apart from the duties cast in the act and the rules. So the next slide talks about associate member shall have right to contest election. ये तो नया है. Of course with written consent. In fact, Maharashtra Cooperative Societies Act does not allow proxy. Proxy is not allowed. Proxy means attending on behalf of someone else. So it is very clearly said in the act that proxy is not allowed. But now look, another way. A housing society can participate or send a representative to federation election. So though it is not a proxy, it is an authority. So in the same way and in the same fashion, on obtaining a prior and written consent of a member, associate member can have a right to contest the election of the committee. तो हम पहली बार तो ये बोल रहे हैं, पहले अभी जहां तक हमने देखा है कि right, title and interest has to have in the society to become member. अभी हम ये देख रहे हैं कि associate member can become a committee member with written consent of the member. So he can become a chairman, he can go for redevelopment, or he can go for to paint the building or repair, whatever he can do being a chairman. तो committee member होता है तो chairman भी होगा. तो ऐसा है, ये थोड़ा सा अलग सा और थोड़ा सा अलग सा प्रयोजन इसमें आया गया है. Any action contemplated against the original member in the act shall be applicable to such associate member. पर देखिए आगे एक राइडर भी रखा है. एसोसिएट मेंबर है, प्रॉपर्टी तो हेल्ड नहीं कर रहा, कमिटी मेंबर बन गया और कुछ उन्होंने वायलेशन किया, इनके लिए उनके खिलाफ इंक्वायरी लगी. इंक्वायरी तो लग गई और इंक्वायरी में उनके खिलाफ कोई ऑर्डर भी हो गया, तो वो ये नहीं कह पाएगा कि मैं प्रॉपर्टी का मालिक नहीं हूं, मेरे को ये ऑर्डर नहीं हो. तो इसी में इसलिए राइडर रखा गया है कि एसोसिएट मेंबर विल फेस सेम कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस एज एप्लीकेबल टू द ओरिजिनल मेंबर. तो वही उनको भी सब करना पड़ेगा, वही उसमें से जाना पड़ेगा. अभी सेक्शन 154B11 टॉक्स अबाउट वोटिंग राइट्स ऑफ मेंबर्स. पहले देखा आपने प्रॉक्सी नहीं है, और उसमें और एक बेसिक फीचर है सेक्शन 27 में, प्रॉक्सी इज नॉट अलाउड एट द सेम टाइम one member has only one vote. Let us say if in a housing society I have purchased 2 flats, but membership is person wise, but I'll have only one vote. I will not have one vote for each flat. That is very clear. So in the same fashion, it is absolutely stated here, clear in clear words,
नो मेंबर ऑफ हाउसिंग सोसाइटी शैल हैव मोर देन वन वोट इन इट्स अफेयर। तो मेरे पास चाहे कितना भी फ्लैट हो, फिर भी मेरे को एक ही वोट देना है। एंड ये तो पर्सनली भी देना है, प्रॉक्सी में नहीं देगा। मैं नहीं बोलूंगा कि मैं मेरे मैनेजर साहब आएंगे और वोट करके जाएंगे, ये तो नहीं चलेगा। तो पर्सनली वोट हैज टू बी एक्सरसाइज, बट ही विल हैव ओनली वन वोट। जहां तक सोसाइटी का काम चलता है, कमेटी मेंबर है और कमेटी में कोई कभी कभी रिजोल्यूशन टेबल किया जाता है, तो लोग बट जाते हैं, आधे आधे हो गए, आधे इस तरफ आधे इस तरफ, तो कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा। तो ऐसी सिचुएशन में चेयरमैन साहब को एक एडिशनल कास्टिंग वोट देना, तो जैसा चेयरमैन बोलेंगे वो उसी तरफ से वो रिजोल्यूशन क्लियर हो जाएगा। ये भी एक अलग सा फीचर आया है। एसोसिएट मेंबर शैल हैव राइट टू वोट विथ प्रायोरिटी, तो हमने देखा। आगे प्रोविजनल मेंबर के बारे में हमने पिछली बार देखा था, पिछले स्लाइड में। प्रोविजनल मेंबर is a person who is a nominated person but has not yet proven his legal heirship. Now the section 11 says that he too shall have right to vote as long as he becomes a legal person, legal heir of the property, but his membership is allotted and his right to vote is also granted to him. In the meantime, he shall have to obtain a legal heirship. In case of joint member, the person whose name stands first in the share certificate shall have right to vote. अभी देखिए, फ्लैट्स की कीमतें इतनी बड़ी है कि एक आदमी तो कोई फ्लैट नहीं ले सकता है, तो दो आदमी को मिलकर फ्लैट लेना पड़ता है। जैसे कि हस्बैंड एंड वाइफ है, तो दोनों मिलकर फ्लैट ले लेते हैं और दोनों के नाम तो इंडेक्स 2 में होने की वजह से मेंबरशिप के शेयर सर्टिफिकेट में जाते हैं, तो एक नाम पहले आता है और दूसरा नाम बाद में आता है। तो जो पहले नाम है उनको तो वोटिंग का राइट ऑटोमेटिकली मिल जाता है, और वो वोट करने के लिए नहीं आ पाते हैं, तो वोटिंग का राइट जिनका नाम दूसरा है उनको अपने आप मिल जाता है। और देखिए कि कई कई चीजों में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी लिखा गया है कि 18 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए, मेजर आदमी होना चाहिए, तो ज्यादा राइट नहीं है। तो माइनर अभी यदि है तो उनको तो वोटिंग का कोई राइट नहीं है। जैसे कि मैं या कोई और फ्लैट ले लेता है और उनका माइनर सन या डॉटर की प्रॉपर्टी की ओनर है, फिर भी वो वोट नहीं कर पाएगी और नहीं कर पाएगा क्योंकि उनको वो माइनर है। आगे हाउसिंग एसोसिएशन या फिर फेडरेशन है, तो वहां जो वोटिंग राइट्स है वो रेगुलराइज किए जाते हैं, रेगुलेटेड करे जाते हैं कि सोसाइटी जहां से वो आ रहे हैं उसी सोसाइटी का एक रिजोल्यूशन होना चाहिए कि ही हैज बीन ऑथोराइज्ड टू वोट ऑन बिहाफ ऑफ दैट सोसाइटी। कंपनी है, कोई फर्म है या पार्टनरशिप फर्म है, बॉडी कॉर्पोरेट है या लोकल अथॉरिटी है या लीगल बॉडी है, जैसे कि पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उनके एक सोसाइटी में समझो कुछ फ्लैट है कि कुछ स्कीम के अंदर, तो उनके बिहाफ से कोई भी एक आदमी सबके लिए वोट के लिए आ सकता है। आगे मेंबर जो है, तो मेंबर अपना मेंबरशिप राइट ट्रांसफर कर सकता है, पर हाउसिंग सोसाइटी में मेंबरशिप राइट इज अटैच्ड टू द प्रॉपर्टी, जैसे हमने पिछले भी बार देखा कि नॉमिनेशन के बारे में। So a member may transfer his share, right, title, interest of the property in the society by way of registered document by following due process as provided in the bylaws, and unless there is a document, so membership goes with the property. ये सेक्शन 12 का कहना है। आगे
अभी ये इम्पोर्टेंट सेक्शन है और हमेशा ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि ये सेक्शन का हम इस सेक्शन के प्रावधान देख लें। तो इसका टाइटल है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेथ ऑफ अ मेंबर। अभी मेंबर गुजर जाते हैं तो ऑन द डेथ ऑफ मेंबर सोसाइटी शैल ट्रांसफर शेयर राइट टाइटल इंटरेस्ट इन द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी of the deceased member in the society to a person or persons on the basis of testamentary documents or succession certificate or legal heirship certificate। अभी ये टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट, सक्सेशन सर्टिफिकेट, लीगल हेयरशिप सर्टिफिकेट, तो तीनों चीजें है ही, पहले से भी थी। आगे मैं पढ़ता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, आपको सबको जानकारी रखनी चाहिए। Document of family arrangement executed by the persons who are entitled to inherit the property may be duly nominated in accordance with the rules। तो अभी देखिए, एक फैमिली के कई सोसाइटी में फ्लैट्स है। तो एक फ्लैट इसको बेटों को दिया, एक फ्लैट बेटी को दिया, एक अपने लिए रखा, एक बीवी के लिए रखा, या फिर कोई और ऑफिस के लिए रखा, किसके लिए रखा, उसके लिए रखा। तो ये तो फैमिली अरेंजमेंट हो गई। तो समझो कि मैं डिसीज हो गया, तो सब जब जितने भी मेरे लीगल हेयर्स है जो इंटाइटल है प्रॉपर्टी के लिए, वो और आपस में बैठ के कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं और कुछ फैमिली फ्लैट किसको जाना है, वो फ्लैट किसको जाना है। तो ये डॉक्यूमेंट का आपको कॉग्निजेंस लेना है, आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप ये नहीं कहेंगे कि जाओ तुम कोर्ट से ले आओ, कोर्ट से तो वो लेके आएंगे ही, कोर्ट से लाना ही है, और उसके लिए आपको रुकना नहीं है। डॉक्यूमेंट, फैमिली डॉक्यूमेंट के अरेंजमेंट के हिसाब से भी आपको ये मेंबरशिप ट्रांसफर करनी है, कर सकते हैं। सोसाइटी के लिए कोई इसमें इश्यू नहीं आएगा। सोसाइटी की कमिटी विल रिमेन इंडेमनिफाइड। लीगल हेयर्स के तो हमने देख लिया कि और आगे भी है। ये तो एक तो चीज हो ही गई, देखो कि ये है वो तो हो ही गया। पर इफ नो पर्सन हैज बीन सो नॉमिनेटेड, कोई नॉमिनेशन भी नहीं है, कोई फैमिली अरेंजमेंट का डॉक्यूमेंट भी नहीं है, कोई लीगल हेयर सर्टिफिकेट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये सिचुएशन में आपको क्या करना? तो ये सिचुएशन में कानून में ये लिखा गया है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ नो पर्सन हैज बीन सो नॉमिनेटेड society shall admit such person as provisional member, not a final member, as may appear to the committee to be the legal heir of the representative of the deceased person in the manner as may be prescribed। ये अभी प्रिस्क्रिप्शन तो आए नहीं है, वो तो आएंगे। सोसाइटी को ये भी अधिकार दिया गया है कि इन द एब्सेंस ऑफ सम मेजर डॉक्यूमेंट्स सोसाइटी कैन अलॉट द membership to a person who in the opinion of the society may appear the legal heir। तो कौन लीगल हेयर है ये भी डिसाइड करने के समझो कि अधिकार कमेटी को दिए गए हैं। इतना बड़ा ये प्रोविजन है, तो हमें लाइटली चेयरमैनशिप को सोसाइटी का कोई लाइटली नहीं लेना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी बड़ी है, वो आपको देखना है। तो ये मेंबरशिप के बारे में, राइट्स के बारे में, ड्यूटीज के बारे में, बायलॉज के बारे में हमने देखा। आज मैंने आपको एक सुझाव भी दिया कि अ सोसाइटी कैन कीप सम एडिशनल ड्यूटीज फॉर मेंबर्स। तो जैसे कि एडिशनल ड्यूटीज में ये भी आ सकता है कि क्लब हाउस का कैसा यूज करें, इसमें क्या करना चाहिए आपको, या पार्किंग के बारे में कुछ इश्यू है, गार्डनिंग के बारे में कुछ इश्यू है। कई सोसाइटी में कोचिंग क्लासेस चलते हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिससे काफी नुजस हो जाता है। तो ये सब कंट्रोल करने के लिए सोसाइटी में लोग आते जाते हैं, ये जैसे मेड है या फिर ड्राइवर्स आते रहते हैं, कोई क्लीनिंग के लिए टाइम पे कचरा गेट पे भी नहीं रखते हैं, ऐसे भी लोग रखते हैं। तो ऐसे सब लोगों के लिए
एक मिल के आप कोई एडिशनल ड्यूटीज बनाते हैं कि समझो 7:30 को आपको कचरे का बकेट बाहर रखना है, डोर के बाहर रखना है। उससे पहले आप अपना फ्लैट क्लीन कीजिए और सब कचरा उठाइए, वो कचरा को सेपरेट करिए, सूखा कचरा और किचन वेस्ट, ये भी ड्यूटी में आप डाल सकते हैं। तो ये काफी सोसाइटी को पावरफुल बनाने जा रहा है कानून, तो इस्तेमाल करना चाहिए। तो हम कुछ क्वेश्चन देख लेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं।